the first question is, the Battle of Plassey was a skirmish while the Battle of Buxar was a real war. Critically examine. Sorry, मेरा throat थोड़ा ठीक नहीं है, ठीक है, तो मैं I'll talk real slow. Okay, so let us start. अब आंसर जो है उसके अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले अब क्या बोला गया, क्रिटिकली एग्जामिन करना है स्टेटमेंट को. क्रिटिकली एग्जामिन क्या होता है, मतलब भाई उसके अंदर आपको ये उसकी बेसिकली आलोचना करके कि आपने देखना है यहाँ पे एक तरीके से उसका क्रिटिकल एनालिसिस ही हुआ, वो एग्जामिन करके देखना है. एग्जामिन कैसे करते हैं, एग्जामिन में हम बताते हैं उन इवेंट्स को कि देखो ये हुआ था, उस इवेंट को बताते हुए हमें एक्सप्लेन करना होता है उससे. द बैटल ऑफ प्लासी वॉज अ स्कर्मिश, कि वो तो भाई ऐसी नॉर्मल सी एक झड़प थी, असली लड़ाई तो बैटल ऑफ बक्सर थी. क्रिटिकली एग्जामिन किया तो आलोचना करनी. आलोचना का मतलब क्या कि जो स्टेटमेंट दी हुई है वो एकदम 100% करेक्ट नहीं है, उसका एक दूसरा साइड भी है, तो आप उस वाली साइड को भी कवर करो. मतलब क्या आप इस स्टेटमेंट से अग्री कर रहे हो, अगर नहीं तो क्यों नहीं, अगर हाँ तो क्यों, और फिर दो का बैलेंस. अगर कर रहे हो तो भी लिखो, नहीं कर रहे हो वो वाला पॉइंट भी लिखना है. आप एक ही इंसान दोनों बातों को लिखेगा और फिर बाद में उसे कंक्लूड करेगा कि नहीं भाई इतना भी नहीं था कि बैटल ऑफ प्लासी, जैसे मैं पहले लिखूंगी कि हाँ बैटल ऑफ प्लासी जो थी एक नॉर्मल स्कर्मिश थी, कुछ इसके अंदर खास चीज़ नहीं हुई थी, कोई मिलिटरीली ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लड़ाई नहीं थी, ज़्यादा इसके बड़े कुछ इन्वॉल्वमेंट्स भी इसके अंदर कुछ ज़्यादा नहीं थे, और ज़्यादा कोई स्टेक इसके अंदर नहीं था. बट बैटल ऑफ बक्सर वॉज एक्चुअली अ डिसाइसिव बैटल. इतना नुकसान यहाँ पर हुआ और इसका कॉन्सिक्वेंस भी बहुत बड़ा हुआ. इट गेव ब्रिटिश द ग्राउंड. लाइकवाइज वो करने के बाद फिर आप बैटल ऑफ प्लासी को ये भी बताओगे कि हाँ जी ये बैटल इतनी भी कोई नॉर्मल सी बैटल नहीं थी कि इसको हम असली लड़ाई माने ही नहीं, कि ये इनसिग्निफिकेंट कोई बैटल थी. सो दैट वे वी हैव टू राइट इट नाउ. ठीक है, तो आई होप ये तो आइडिया समझ में आ गया कि करना कैसे है, लिखना कैसे है. अब इंट्रोडक्शन जहाँ तक आती है तो उसमें अब दोनों की बात हुई है, प्लासी और बक्सर की. तो प्लासी और बक्सर आपके इसके अंदर दोनों होनी चाहिए. प्लासी के बारे में लिख दो कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1757, बोथ द बैटल्स वर वन बाय ईस्ट इंडिया कंपनी. द फर्स्ट बैटल इन 1757 एंड द सेकंड बैटल of that is the Battle of Buxar in 1764. Both the battles have had their own consequences and their own importances, and which is why they are being discussed in different forms as to in respect to the consequences they had on the future of India or on the future of East India Company rather. ठीक है, on the future of East India Company and future of India, ऐसे करके आप लिख सकते हो. या फिर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो कि बैटल ऑफ प्लासी किसके बीच में लड़ी है, बक्सर किसके बीच में लड़ी है, वो भी बता सकते हो. नहीं तो आप जैसे मैंने बोला वो वाला भी इट्स गुड वन. बैटल ऑफ प्लासी एक स्कर्मिश था, ये कैसे बताएंगे. बैटल ऑफ प्लासी एक स्कर्मिश इसलिए है क्योंकि वो मिलिटरीली पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं थी, वो एक नॉर्मल स्कर्मिश था, कोई ज़्यादा लड़ाई होती भी नहीं है. क्योंकि जब हम देख रहे हैं यहाँ पे लड़ाई के अंदर ब्रिटिशर्स को ये डर था कि कहीं सामने वाली जो सेना है वो आउट नंबर ना कर जाए, वो उनके सेना के अंदर लोग ज़्यादा ना हो जाएं और कहीं वो कम ना रह जाएं, जो कि होना ही था. सामने वाले की आर्मी बहुत ज़्यादा बड़ी थी और फ्रेंच भी जो थे उन्होंने नवाब को सपोर्ट किया था, तो इसकी वजह से दीज पीपल वर इन फियर. एंड सिराजुद्दौला जो है दैट इज़ वाई उसकी जो आर्मी है या उसके जो ऑफिसर्स हैं उनके अंदर एक कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करके इन लोगों ने उन लोगों को, उन कॉन्स्पिरेटर्स को अपने साथ में कर लिया. एंड अ ट्रेचरी वॉज कंडक्टेड हियर. मीर जाफ़र जो थे उनको एक नवाब बनने का बहुत आप कह सकते हो इच्छा थी, एस्पिरेशन थी, और इसी वजह से उनका ये जो स्टैंड है, उनका ये जो स्टंस है, इसको यूटिलाइज करके एंड देन दे हैव क्रिएटेड अ सिनेरियो वेयर मीर जाफ़र वुड बी बेनिफिटेड एंड इन रिटर्न ब्रिटिशर्स वुड बी पोर्ट्रेड एज वन ऑफ द हेल्पर्स ऑफ मीर जाफ़र. ठीक है, तो मीर जाफ़र क्या करेगा, लड़ाई ही नहीं लड़ेगा. बेसिकली उसको ये कहा गया था दैट यू विल नॉट इवन फॉरवर्ड. ओके, आप अपने जो अपने अंडर आपकी यूनिट है आर्मी की, उसको आप रिट्रीट करने के लिए बोल देंगे और यू विल नॉट फाइट. बेसिकली यू आर गोइंग टू you are going to go against Sirajuddaulah. The largest contingent of the Nawabi army remained inactive, जैसे हम कह रहे थे.
Siraj, who distrusted his generals, had already been warned of impending defeat by his astrologer. उसके astrologer ने बोल दिया था कि this that you are going to be defeated, and he was very angry by that. और इसी वक्त पे एक psychologically उसके दिमाग में डालना था कि you are going to get defeated because an astrologer had said that. और इसी वक्त पे जब मीर जाफ़र जो है वो अपनी सेना को नहीं आगे बढ़ाता है, उस टाइम पे बहुत गुस्सा आता है यहाँ से सिराजुद्दौला को, एंड ही फ्लेड अवे विद हिज पर्सन्स, एंड जो उसके सिक्योरिटी में थे उनके साथ वो भाग जाता है. फिर अगली बात, कोई मिलिट्री सुपीरियरिटी यहाँ पर नहीं होती, और नवाब के ऑफिशियल्स की वजह से यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी कंडक्ट करवाई गई, और वो उस ट्रेचरी की वजह से बैटल ऑफ प्लासी जो है वो जीती गई थी. क्लाइव की कुछ हज़ारों की सेना ने सिराजुद्दौला की 50,000 की इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स को हरा दिया था. So we can say that it was won through the diplomatic skill of Robert Clive, and not through any kind of military, strategic action or strong weapons or strong army. उसकी वजह से ही नहीं था. ठीक है. So according to some historians, it was a transaction जिसके अंदर उन्होंने बंगाल जो था वो बेच दिया था ब्रिटिशर्स को. ठीक है. So it is said that it was not a great battle but a great betrayal. It lasted for only 11 hours and there were very little casualties with respect to it. Okay, तो बहुत कम लोग मरे थे, around 65 ही थे जिनकी डेथ हुई थी. So अगर हम बैटल को देखते हैं, जब हम बैटल की बात करते हैं, सो बैटल किसको कहा जाता है जिसके अंदर बहुत बड़ा रिजल्ट आपको देखने को मिले, बहुत लोगों की डेथ्स हो रही हैं, सैक्रिफाइस बहुत लोगों का रहा, वो यहाँ पर नहीं, इतना मेजर बड़े लेवल पे नहीं हुआ था. बैटल ऑफ बक्सर को रियल वॉर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, और ऑल्सो जो इसका कॉन्सिक्वेंस था, जो इसका इम्पैक्ट है, ये उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानेंगे. ठीक है. फिर हम देखते हैं कि बैटल ऑफ बक्सर जो है दैट टुक प्लेस बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, कमांड करिए हेक्टर मुनरो थे यहाँ पे, शुजाउद्दौला दूसरी साइड पे होते हैं, एंड द नवाब ऑफ अवध शुजाउद्दौला थे. ठीक है. मीर कासिम हो गए नवाब ऑफ बंगाल. द कंबाइंड आर्मीज ऑफ दीज थ्री इंक्लूडिंग शाह आलम टू द एम्परर, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और ये मीर कासिम की आर्मी यहाँ पे लड़ती है, और तीनों की कंबाइंड आर्मी को डिफीट कर देते हैं यहाँ पे ब्रिटिशर्स. तो इतने ज़्यादा लोग थे लेकिन फिर भी ये लोग नहीं हरा पाए. कारण उसका क्या था कि यहाँ पर मिलिट्री स्किल्स जो थी ब्रिटिशर्स की वो बहुत ज़्यादा बेटर थी, और इनफैक्ट हैविंग सच अ स्ट्रॉन्ग आर्मी, 40,000 की आर्मी थी टोटल इनकी, और सामने वाले 10,000 इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उन 10,000 ने इन लोगों को यहाँ पर हरा दिया, और बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ कैजुअलिटीज़ यहाँ पर हुई. मीर कासिम यहाँ से भाग जाते हैं कुछ ज्वेलरी और धन दौलत लेकर, और इसके बाद उनका नाम कभी नहीं आता. नवाब ऑफ अवध जो हैं, ही ऑल्सो फ्लेड अक्रॉस अ रिवर एंड ब्लोइंग अप द ब्रिज बिहाइंड हिम, तो वो पीछे वाला ब्रिज जला के और आगे निकल जाता है, फिर ब्रिज जला देता है. और बोथ हिज एम्परर एंड हिज मेन दे ऑल्सो फ्लेड अवे. अब वो शाह आलम 2 रह गया था, बाकी सब भाग गए थे. तो अब वो शाह आलम 2 जो है उसका यहाँ पर कुछ, अब क्या करे वो, है ना, उसको उसी को ट्रीटी साइन करनी थी. तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो है फिर उसके साथ साइन होती है, और दैट इज़ हाउ it is through Shah Alam II that they are given the authority to manage Bengal sort of in a almost independent way, where dual system shuru to hoga, Nawab will be there, but these people will divide the powers in such a way that the Nawab will only be a puppet in their hands. Mir Jafar was a puppet in their hands once again, and this puppet will fetch them a lot amount of resources, money, ठीक है, जिससे कि ये लोग बाकी सारे एरिया पे कंट्रोल इस्टेब्लिश करेंगे. सो दैट इज़ वाई दिस इज़, ये नोशन आता है कि बैटल ऑफ बक्सर बहुत ज़्यादा बड़ी बैटल थी, और ये प्लासी की बैटल उतनी बड़ी नहीं थी. ऑल्सो बैटल ऑफ बक्सर के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वहाँ से एक बात समझ में आती है कि मुग़ल एम्पायर बिल्कुल ही तबाह हो चुका है एकदम. इट्स हॉलोनेस वॉज एक्सपोज्ड ड्यूरिंग दिस टाइम, एंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर जो थी वो इन स्टेट हो चुकी थी. एट द सेम टाइम
दे हैव गॉट द फाइनेंशियल राइट्स, दीवानी राइट्स मिल जाते हैं उन लोगों को यहाँ पर। दीवानी राइट्स यानी फाइनेंसेस से रिलेटेड, मतलब नाउ दे वर एबल टू collect the taxes or manage the revenue of entire बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। तो ये बहुत बड़ी टेरिटरी थी जो इनको मिल जाती है, ठीक है। एंड द बैटल वाज अ डिसाइसिव विक्ट्री फॉर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लीडिंग टू देयर इवेंचुअल डोमिनेशन ऑफ बंगाल एंड बंगाल प्रेसिडेंसी वो इस्टेब्लिश कर लेते हैं, ठीक है। नाउ ये बात सारी कहने के बाद कि ईस्ट इंडिया कंपनी बैटल ऑफ बक्सर के बाद डोमिनेंस गेन करती है, बिहार, बंगाल, उड़ीसा से बहुत सारे रिसोर्सेज आते हैं, बट फिर हमने ये भी बताना है कि इम्पीरियलिज्म के जो सीड्स हैं दे वर सोन एट प्लासी, लेकिन वो फ्लावरिंग जो है, ये जो ट्री है दैट इज़ बैटल ऑफ बक्सर, तो सीड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हैविंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। नाउ क्रिटिकल एग्जाम में जब हम करते हैं कि इसको सिर्फ स्कर्मिश कह देना इसकी इम्पोर्टेंस को थोड़ा डिमिनिश कर देता है, जो हमें नहीं करना चाहिए। सो वी शुड इनहेंस इट्स इम्पोर्टेंस। हाउ? वी शुड be able to understand that without प्लासी, बक्सर, प्लासी में ही हार गए होते तो बक्सर का सवाल ही नहीं पैदा होता, है ना। तो प्लासी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। हाँ, बक्सर उसके बाद जीती गई, वो बहुत अच्छी बात, लेकिन कहीं अगर बक्सर हार जाती तो प्लासी को इम्पोर्टेंस नहीं थे, चलो ये भी कह लेते। बट प्लासी अगर नहीं होती तो फिर बक्सर को भी करने का क्या ही सेंस बनता था, है ना, बक्सर होती नहीं। They have said that it was difficult to remove सुजाउद्दौला, ज़्यादा डिफिकल्ट था rather than मीर कासिम को यहाँ से हटाना, ठीक है। Battle of Buxar was only an attempt by native powers to challenge the position acquired by English in Bengal, Bihar, Odisha. तो the Battle of Plassey made the position of the company rejoin Bengal, क्योंकि एंट्री तो आप कर ही चुके थे Battle of Plassey से, उसके बाद you have just build up. Also, the Battle of Plassey followed subsequent plunder of Bengal, as Bengal was placed at the disposal of the English vast resources. After Plassey, a huge sum was given to the company. तो ये बड़ा फ़ायदा इनको यहाँ से हुआ था, जो resources को utilize करके इन्होंने यूरोपियन पावर्स के साथ फाइट किया, इन्होंने वहाँ पर जितने भी अपने आर्मी को बिल्डअप करने का काम था, अपने ट्रेड को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम था, दे हैड डन दैट, ओके, विच अदरवाइज वुड हैव नॉट बीन पॉसिबल, ओके। सो आफ्टर प्लासी द ब्रिटिश वर्चुअली मोनोपोलाइज्ड बंगाल ट्रेड एंड कॉमर्स, ये बात इंपॉर्टेंट है। यानी इन शॉर्ट आपने क्रिटिकल एग्जामिनेशन में प्लासी की इम्पोर्टेंस को गिनाना है। पहले आपने प्लासी की इम्पोर्टेंस को कम किया, बैटल ऑफ बक्सर की इम्पोर्टेंस को दिखाया, फिर क्रिटिकल एग्जामिनेशन में बैटल ऑफ प्लासी की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करते हुए कहना है कि बैटल ऑफ प्लासी बहुत इंपॉर्टेंट थी, अगर ये नहीं होती तो बक्सर का कोई सेंस नहीं था। इट कैन बी कंक्लूडेड कि दोनों बैटल्स इंपॉर्टेंट हैं, उनके जो इफ़ेक्ट्स हैं उसके रूप में, जिस तरीके से ब्रिटिशर्स को वो मदद कर रहा है और इंडिया की हिस्ट्री के अंदर एक चेंज लेकर आ रहा है, तो बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट in terms of their consequences. With one, they have entered the power of India, and with Buxar, they have confirmed the power and position of English in India. ठीक है, और कंसोलिडेट जो है वो बक्सर के बाद करना स्टार्ट होते हैं, तो वी कैन नॉट से दैट बैटल ऑफ प्लासी वॉज एनी हाउ लेस इम्पॉर्टेंट, ठीक है।